जुले नमस्कार और सलाम। आज मेरा 5वें दिन है अनशन का, भूख का, और मैं बहुत ठीक हूँ, बल्कि योगा कर रहा हूँ। आज योग दिवस नहीं है, मगर यही मैं कहना चाहता हूँ कि योगा एक दिवस को नहीं, पूरे साल हम सबको अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। आपको थोड़ा अपडेट दूं तो 21-22 जून को साल का सबसे लंबा दिन होता है और लद्दाख में ये बिल्कुल साफ़ मौसम है और कड़कती धूप है, जिससे कि हमारे ग्लेशियर्स पिघलकर बाढ़ के रूप में सड़कों पर आ रहे हैं। और ऐसे में मैं बाहर यहाँ अनशन पर बैठा हूँ। वो इसलिए कि सर्दियों में जब -25 में बैठा तो सोचा गर्मियों में तापमान अगर कड़कती धूप को ध्यान में गिने तो दिल्ली के 40 डिग्री के बराबर होगा। तो जैसा हमारे ग्लेशियर्स, हमारी प्रकृति झेल रही है, वैसा ही मैं भी झेलूं और इसी हालात में अनशन पे रहूं। तो मैं जीवित हूं और खुश भी हूं। मैं आपको बताना चाहता था कि मैं ये अनशन क्यों कर रहा हूँ। इसके 2 मुद्दे हैं, जैसा आप में से कई को पता भी होगा। पहले तो दूसरे मुद्दे का कहूँ तो वो है कि आप लोग बड़े बड़े शहरों में जब तक ना अपनी जीवन शैली बदलेंगे, तब तक हमारे ये पहाड़, ये ग्लेशियर, ये पानी पिघलता हुआ ख़त्म होता जाएगा, जिसका असर हमें तो आज और आपको कल भुगतना पड़ेगा। तो हमने 4 साल पहले ये अभियान लॉन्च की थी, आई लिव सिंपली मूवमेंट। ये एक प्लेटफॉर्म भी है ilivesimply.org, जिस पे कि आप जाके प्रतिज्ञाएं कर सकते हैं, प्लेजेस कर सकते हैं अपनी जीवन शैली को बदलने के लिए। मेरे इस अनशन और भूख को रोकने में आप भी एक बड़ा रोल निभा सकते हैं अगर आप इस ilivesimply.org पर जाकर प्रतिज्ञाएं, प्लेजेस करें। क्योंकि मैंने ये कहा है कि मैं ये अनशन तोड़ूंगा या तो 7 दिन में, या फिर 7 लाख लोगों के जब प्रतिज्ञाएं हो जाएं। तो अगर 7 लाख के प्रतिज्ञाएं पहले हो जाएं तो मैं मुक्त होऊंगा इस अनशन से, वरना 7 दिन तक करूंगा इस बार, और अगली बार फिर 10 दिन तक, फिर 15 दिन तक, ऐसे ही जब तक दुनिया के लोगों को ये समझ ना आए कि उनकी जीवन शैली के कारण प्रकृति में बहुत नुकसान और आपदाएं आ रही हैं, ख़ासकर हम लोगों के लिए जो पहाड़ों में हैं, जो ग्लेशियर्स पर टिके हुए हैं, वो बेघर हो जाएंगे बहुत जल्द। वैसा ही एक अभियान पिछले साल प्रधानमंत्री जी ने COP26 में शुरुआत की थी, जिसका भी मैं बहुत बड़ा समर्थक हूँ। ये भी यही अपील करता है कि लोग अपने जीवन शैली को बदलें। फ़िलहाल इस दूसरे मुद्दे पे मैं आपको कल विस्तार से बताऊंगा। आज मैं पहले मुद्दे के बारे में बताना चाहता था, मेरे अनशन का। पहला मुद्दा है लद्दाख के लोगों का वो मांग कहें या अपील कि भारत सरकार लद्दाख के लोगों को उनके बुनियादी हुकूक, बेसिक राइट्स जो कि वो उम्मीद करते हैं, वो दें। इसके लिए मैं ले जाना चाहूँगा आपको इधर, जहाँ लिखा है ये क्या अपील हैं, मांगे हैं। जब से लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना, लोग बहुत खुश हुए, मगर हालांकि बहुत प्रगति हुई, अच्छे चीज़ें हुए, मगर कुछ बहुत ही ज़रूरी चीज़ों में हमने बहुत कुछ खोया। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, पहला है लोकतंत्र का बहाली, रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो लद्दाख जब यूटी बना तो लद्दाख के लोगों ने उम्मीद की थी ये यूटी विद लेजिस्लेचर होगी, कि जिसमें लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि फैसला करेंगे लद्दाख की कैसी प्रगति हो। मगर ऐसा नहीं हुआ। सरकार ने सिर्फ यूटी विदाउट लेजिस्लेशन दिया, जिसका मतलब है कि लद्दाख को एडमिनिस्टर
लद्दाख के चुने हुए प्रतिनिधि लोकतंत्र के हिसाब से नहीं, बल्कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स और एलजी करेंगे, जो कि ज़्यादातर दिल्ली से भेजे जाते हैं। हमें उनसे ख़ास शिकवा नहीं है, मुश्किल ये है कि उन्हें लद्दाख के बारे में कुछ पता नहीं होता है। 2-3 साल का उनका अरसा होता है, उसमें आधा तो सीखने में चला जाता है, समझने में, और आधा फिर वापस जाने में। तो फिर फ़ैसले सही नहीं होंगे और इन फ़ैसलों का खामियाजा या कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ के लोगों को पीढ़ियों तक भुगतना पड़ेगा, जैसा कि कई जगहों पे हो रहा है गलत फ़ैसलों के वजह से, वो चाहे लद्दाख में हो या जोशीमठ में हो, अन्य हिमालय के क्षेत्रों में हो। तो लद्दाख के लोग अपील कर रहे हैं कि यूटी विद लेजिस्लेचर या स्टेटहुड लद्दाख को दिया जाए, जैसा हर एक भारतीय नागरिक के नसीब में है। आप जहां से देख रहे होंगे, आपकी अपनी एक राज्य सरकार होगी जिसमें आप वोट करते होंगे और वोट किए हुए प्रतिनिधि पूरे राज्य का फैसला करते हैं। तो लद्दाख, जो कि सीमावर्ती बहुत ही कठिन परिस्थितियों में भारत की रक्षा करता है, यहाँ के लोगों को ये हक से तो वंचित नहीं रखना चाहिए। इसलिए यहाँ पर लोकतंत्र हो, जमहूरियत हो, रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी हो, इसलिए स्टेटहुड की लद्दाख के लोग मांग कर रहे हैं। आसमान की तारों की नहीं, वही हक जो सब भारतीयों को नसीब है, भाग्य में है। दूसरा मेरे लिए बहुत ही बड़ा ये मुद्दा है लद्दाख का संरक्षण। वो भी कोई ख़ास मांग नहीं है, ऐसा संरक्षण जो कि भारतीय संविधान में 6वें शेड्यूल में दिया गया है। आज से 70 साल पहले हमारे बुजुर्गों में, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उनके साथियों ने मिलके इस दूरदर्शिता से सोचा कि ये जो लोग पहाड़ों में, जंगलों में, जनजातीय इंडिजिनस लोग हैं, जिनकी अपनी जीवन शैली है, जो अपने प्रकृति को बचाए रखते हैं, उनके हक संरक्षित की जाए। तो ये 6 शेड्यूल की हक लोग उम्मीद कर रहे थे हमेशा से, दशकों से, और फिर सरकार ने भी इसका पूरा आश्वासन दिया था यूटी बनने पर। अनेक मंत्री, मंत्रालय और अन्य कमिटियों ने इसकी सिफारिश की थी, देश के नेताओं ने इसकी सिफारिश की थी, बल्कि 2 बार तो सबसे बड़े चुनावों में, एक तो सांसदीय चुनाव में, दूसरा यहाँ का सबसे प्रतिष्ठित चुनाव हिल काउंसिल का, दोनों में सरकार की तरफ से कहें या बीजेपी के तरफ से इस मुद्दे को मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में पहले मुद्दे की तरह रखा गया था। तो लोगों का पूरा उम्मीद था कि ये सरकार तो ये देने वाली है और भारी बहुमत से जिताया भी। मगर आज 3.5 साल हो गए हैं और इसका पूरा होने की तो दूर की बात है, इस मुद्दे पर पीछे हटते गए हमारे नेता और अब वो इस पर चर्चा तक नहीं करते। 2 साल के बाद पिछले 19 जून को, जिसके साथ ही मैंने ये अनशन भी शुरू की थी, 18 जून को दिल्ली में बातचीत थी, टॉक्स थे लद्दाख के नेताओं और दिल्ली में गृह मंत्रालय के साथ। बहुत उम्मीदें थी लद्दाख के लोगों को, मगर बहुत दुख लगा कि उस मीटिंग में एजेंडा तक में इन मुद्दों को, जो शांतिपूर्ण ढंग से लद्दाख के लोग रखते आए हैं, जिसका सरकार को पहले से ही ज्ञात था कि ये 4 बूंदें हैं जिस पर लद्दाख के लोग बात करना चाहते हैं, उन्हें एजेंडा में रखने का, सूची में रखने तक पर भी रजामंदी नहीं दिखाई गई। कहा गया कि अगले कुछ दिनों में हम जवाब देंगे। तो ये बड़ा दुखदाई लगा लद्दाख के लोगों को कि कम से कम सूची में तो रख लेते, बात तो आगे चलती। तो इससे लोगों का काफ़ी दिल टूटा हुआ है। तीसरा मुद्दा है अर्ली रिक्रूटमेंट प्रोसेस। जो नौजवान तबका है यहाँ, वो बेरोज़गार हैं। 3 साल से लगभग यहाँ कोई नए नौकरियां नहीं दी गई। कतरे कतरे की तरह अब थोड़ा होने लगा है, मगर जैसा पहले साल में होता था लगभग बंद सा हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर बहुत बेरोज़गार
नौजवान हैं जिनकी उम्र बढ़ गई है, अब वो नौकरी ले भी नहीं सकते। बहुत दुखदाई रोनी कहानियाँ उनसे सुनने को मिलता है। और आप समझ सकते हैं जिस प्रांत में लोगों की मांग सुनी नहीं जा रही हो और फिर नौजवान बेरोज़गार हो तो कैसा एक ख़तरनाक सा मंज़र बन जाता है। और फिर चौथा आप देख रहे हैं, जब लद्दाख ने अपनी लोकतंत्र की प्रावधान खो दिए यूटी बनने के बाद, पहले 4 एमएलएज़ होते थे, एमएलसीज़ होते थे जो असेंबली में जाते थे और लद्दाख के हित में बातें करते थे। अब कोई नहीं है जो कहीं जाके लद्दाख पर फैसला में शिरकत करे, भाग ले। तो इसलिए यहाँ एक एमपी, सिर्फ एक एमपी हैं और मांग ये है कि लेह के लिए एक, कारगिल के लिए एक, कम से कम 2 एमपी तो किए जाएं ताकि लद्दाख की लोगों की आवाज़ और अच्छी तरह सरकार तक पहुंचे। तो ये 4 मासूम मांगे हैं लद्दाख के लोगों की। कोई आसमान के तारे नहीं हैं, कोई नामुमकिन चीज़ नहीं है। मुझे उम्मीद है कि इस सरकार में सब मुमकिन है, जैसा हम सुनते आते हैं स्लोगन्स की मुमकिन है, तो ये तो बहुत ही मुमकिन होना चाहिए उस लद्दाख के लिए जहाँ के लोगों ने देश के लिए हर युद्ध में अपनी जान न्यौछावर की। फ़ौजी तो फ़ौजी, सिविलियन लोगों ने आम फ़ौजियों से भी ज़्यादा शायद अपना तन मन धन दिया हर युद्ध में। और लद्दाख के जो लद्दाख स्काउट्स हैं यहाँ का, उनकी तो वीरता कुछ और है, जिसके गाथे पूरे देश के लिए मशहूर हैं और बहुत इनामों से नवाजे गए हैं। यहाँ पर मेरे पास कुछ वीर चक्र आए थे। हम भी इनके साथ हैं क्योंकि आप सभी को मालूम है हमारे यहाँ एक साइड में चाइना, एक साइड में पाकिस्तान बॉर्डर में। साहब ने अभी कहा जब हिंदुस्तान को संकट में आया उस वक्त फौजी के साथ लद्दाख की सब कंधे से कंधा मिला के, चाहे कोई भी लड़ाई में हो, कल लास्ट 99 तक ये करते आ रहा है। तो गवर्नमेंट भी थोड़ा लद्दाख के बारे में सोचना चाहिए। हमें थोड़ा सेफ गार्ड के लिए अभी लोग मांग कर रहा है, तो ये देने के लिए कंजूसी नहीं करना चाहिए। इसी तरह यहाँ पर मुझसे मिलने आए बहुत से लोगों में स्वामी प्रेम जी भी आए, जो कि एक उद्योगपति रहे हैं और उन्होंने अपना उद्योग त्याग कर ज्ञान का रास्ता चुना। सत्संग सिर्फ वो नहीं है कि मैं रामायण पढ़ लूँ, गीता पढ़ लूँ या बाइबल पढ़ लूँ, कुरान पढ़ लूँ। सत्संग वो है जहाँ पर सत्य के लिए कोई खड़ा हो और वहाँ मैं उसके साथ बैठ जाऊँ। मैं भी आज सच के बगल में बैठने के लिए आया था कि मेरा सम्मान बढ़ जाएगा, तो मैं आज सोनम जी के साथ जाकर बैठूंगा, मैं भी उपवास करूंगा। तो इस तरह यहाँ पर मुझे मिलने के लिए अलग अलग तबके के, अलग अलग विचारों के लोग आते हैं। कुछ तो ये भी कहते हैं कि इस देश में शांति से आवाज़ देने से कोई नहीं सुनता है, जब तक सड़कों पर मार काट नहीं हो, हिंसा नहीं हो, कुछ भी मांगे पूरी नहीं होती। मैं उनसे बिल्कुल सहमति नहीं रखता। मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार एक बार शांतिपूर्ण आवाज़ को सुनकर एक उदाहरण बनाएगी देश के लिए, वरना वो तो ये उदाहरण देकर मुझे समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर आप जाके सरकार से बंदूक का लाइसेंस मांगें तो कभी नहीं मिलेगा, अगर आप तोप का लाइसेंस मांगें तो बंदूक का लाइसेंस मिल जाएगा। यानी कि आप राज्य की, आप 6 शेड्यूल की मांग करें आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप अलग देश की मांग करें तो शायद राज्य की या 6 शेड्यूल की मांग पूरी हो। मेरा ये मानना नहीं है। उम्मीद है कि हम ईमानदारी से और शांति से जो मांग रहे हैं उसी पर सरकार सुनवाई करेगी। और याद रखिएगा, आप अपने जीवन शैली में ज़रूर परिवर्तन लाएं और औरों के लिए एक उदाहरण बनें, और योग को हर दिन योग दिवस बनाएं और स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। चूले, नमस्कार।